Okay, so today the topic that we will discuss is the cell structure and functions. ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो बेसिकली सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अवर लाइफ, कि हमारी सेल जो लाइफ है वो बेसिकली सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सेल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दो तरह के इसमें सेल्स आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वाला हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स दो जो जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, एंड यूकैरियोटिक जो है वो जिनमें बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूकैरियोटिक सेल को देख के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो दो सेल स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर पार्ट्स। सबसे पहले सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन है। हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सेल वॉल है। सेल वॉल बेसिकली इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट इन ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एंड इट इज नॉन लिविंग होती है हमारे पास, एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें चीजें होती हैं जिनसे ये मिलके बनी होती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड स्टोर्स द इनर मटेरियल, जो कि प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपने कि सेल वॉल सिर्फ जो आपके पास है फंजाई में या प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एंड एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, एंड इट इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, जो प्लांट सेल वॉल होती है वो बेसिकली वैरायटी ऑफ केमिकल से मिलकर बनी होती है। अगर सेल वॉल को हम थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करें तो इसके सेल वॉल में भी दो लेयर्स आ जाती हैं, एक प्राइमरी वॉल है एंड सेकेंडरी सेल जो सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है विच इज अ केमिकल, एंड जो इनर आपके पास होती है कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनमें सेकेंडरी वॉल भी होती है, लाइक जैसे जाइलम सेल्स हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उनमें एक इनर भी होती है जिनको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ये मोर थिक होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ अनदर केमिकल कॉल्ड एज लिग्निन। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेकेंडरी जो है वो लिग्निन से बनी होती है। इसके अलावा पोर्स, सेल वॉल के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन डिफरेंट सेल्स। उन हमारे पास पोर्स को हम कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, प्लांट सेल वॉल। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं जिनमें भी आपके पास सेल वॉल होती है, बट वो सेल्यूलोज से मिलकर नहीं बनी होती। प्लांट सेल वॉल आपने याद रखना है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन जैसे फंजाई है उसमें एक अनदर केमिकल होता है काइटन। ठीक है, या चिटिन जिसे हम कहते हैं, ये फंजाई की सेल वॉल इससे मिलकर बनी थी। और इसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकॉन है विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जिसमें अमाइनो एसिड एंड शुगर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी बनी है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट मेनली इन प्लांट सेल्स। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स, एनिमल है, सब में ये हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एंड ये इलास्टिक होती है, एंड ये हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म होता है जो इनर जेली लाइक मटेरियल है, तो उसके गिर्द ये कवरिंग होती है। इसका फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इट एक्ट एज एक्चुअली एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, के मीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि विच अलाउ ऑल द पार्टिकल, सेमी परमिएबल मीन के विच अलाउ सम पार्टिकल टू पास थ्रू इट। तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ चीजों को ये अलाउ करती है जो पास हो जाए, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। ठीक है, और तो इसलिए जो इंटरनल कंपोजिशन होती है सेल की वो बेसिकली मेंटेन करती है इस तरीके से। ठीक है, ये हम स्ट्रक्चर एंड पे देखते हैं। ओके, सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन देखें तो ये तो एक तो इंटरनल जो केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन करती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है और आइडेंटिफाई करती है अदर सेल्स को। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो एक मॉडल होता है दैट मॉडल है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो बेसिकली आपके पास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिफाइन करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज अ लिपिड बायलेयर, मींस के जो लिपिड्स की वो दो लेयर है, बाय लेयर है, एंड इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर में देखूं तो ये देखें, ये जो आपके पास पिंक नजर आ रहा है बेसिकली दीज आर लिपिड्स। तो ये दो लेयर्स है लिपिड्स की, अपर एंड लोअर रेंज के अंदर ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो जिनके थ्रू बेसिकली आपके पास चीजें इनसाइड पास होती हैं और आउटसाइड जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड जो मॉडल इसको डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है,
और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसमें चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली जेली लाइक एंड सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जो कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह होती हैं, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसमें जो है वो डिजोल्व होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपके पास जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हो रहे होते हैं तो वो सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, तो वो जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, एंड ऑर्गेनेलीज जो है वो अपने अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। सो ये हमारे पास है। इसके अलावा जो फोर्थ पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ द सेल है, दैट इज साइटोस्केलेटन। स्केलेटन जैसे आपके पास एनिमल्स में होता है इसी तरह सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे मिलकर बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि उनसे मिलकर ये बनी होती हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि सेल को सेल की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेजर कंपोनेंट्स जो है वो सिलिया एंड फ्लैजेला, हम बेसिकली दीज ये जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें ये भी उनका भी ये मेजर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। माइक्रोफिलामेंट जो है आपके पास ये मिलकर बना होता है किससे, एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। तो एक्टिन प्रोटीन से हमारे पास ये मिलके बना होता है माइक्रोफिलामेंट, और इनका फंक्शन ये आता है कि ये आपके पास जो सेल की स्ट्रक्चर्स हैं उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास ये जो है ये रोड लाव शेप जो है बेसिकली इट शोज माइक्रो ट्यूब्यूल, एंड आपके पास ये जो इनको आपस में जुड़ा रही है ये हमारे पास क्या होती है, इनको हम कहते हैं दीज आर दी माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट जो कि आपके पास है साइटोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। हमने कहा कि आपके पास देयर आर डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज। हम देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है। सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेली है वो हमारे पास जो है न्यूक्लियस है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट जो है आपके पास एक ऑर्गेनली है। मीन कि जिस तरह आप ह्यूमन माइंड में ह्यूमन देखें तो इस ब्रेन जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे, इस न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर जो चीजें कंट्रोल करी वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। सो न्यूक्लियस अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, एंड इनसाइड इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनवेलप भी इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके पास एक या दो आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं, मीन स्मॉल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, देन उसमें क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज लाइक अ डार्क स्पॉट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड जहाँ पे ये आपके पास राइबोसोम आरएनए वगैरह बनते हैं, असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आपके पास प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में, और जब आपके पास ये डिवीजन का टाइम होता है तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास किससे मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये सेल हमारा न्यूक्लियस है और इसके के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसके अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्रोमेटिन है, और यहाँ पे जिसको जो बाद में क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर एनवेलप, और प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम। बेसिकली आप फ्रीली फ्लोटिंग होती है और साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनली है, और इसके अंदर हमारे पास ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट्स होता है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो है स्लाइटली लार्जर होती है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, थोड़ी सी ये स्मॉल होती है। इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन आप देखें आपकी जितनी भी सारी चीजें वो डीएनए के बाद वो प्रोटीन बनती है वो कंट्रोल करते हैं, वो प्रोटीन बेसिकली कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक है। जितनी भी आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, वो किससे आती है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फूड जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो यहाँ पे हो रही होती है, और फूड की ब्रेक डाउन भी हो रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो बेसिकली पूरे सेल को यहाँ से मिलती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें आपके पास जो है वो इस तरह फोल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। ये फोल्डिंग्स है, इनको हम कहते हैं दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्न। सिस्टर्न बेसिकली आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया ये मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स में ये सिस्टर्न जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इसी तरह के आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बिकॉज ये पावर प्रोवाइड करता है, तो इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल बी से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल ये प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स और फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक एल्गी है। थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होती हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। आपके पास क्लोरोप्लास्ट में देखें तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एंड जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है आपके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिनको थैलोकाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें, आउटर जो है वो स्मूथ है, इनर जो है वो इस तरह आपके पास क्या बना रही है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। सेक, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज थैलोकाइड्स, ठीक है। थैलोकाइड्स बेसिकली आपके पास ये इस तरह मिल के एक दूसरे के ऊपर, इस पूरे को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ग्रेनम या इसे हम ग्रेना भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ग्रेना कहेंगे। तो ये इनसे किसके बने होता है? थैलोकाइड से मिलके बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है आपके पास? ये जो येलो कलर नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली मटेरियल, दिस मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फोटोसिंथेसिस साइट है, मींस के फोटोसिंथेसिस जो और होता है वो यहाँ पे किस में और होता है? यहाँ पे आपके पास क्लोरोप्लास्ट में और होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि विच इज ए नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा जो है वो पिगमेंट जो है वो थैलोकाइड ऑफ द ग्रेना में ये चीजें प्रेजेंट होती है, थैलोकाइड्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ जो प्लास्टिड है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट बेसिकली आपके पास दे कंटेन पिगमेंट जो कि ब्राइट कलर जो है वो आपके पास अगर आप किसी फ्लावर का जो ब्राइट कलर देखते हैं, जैसे येलो है, रेड है, ग्रीन है, जो भी है, वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो आपके पास इंसेक्ट्स उनको अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट प्लास्टिड है दैट इज लिकोप्लास्ट, इसका फंक्शन है कि इट इज ए कलरलेस, एंड इसका फंक्शन है कि ये स्टोर करती है स्टार्च एंड प्रोटीन्स और लिपिड्स को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फूड स्टोर होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है। ये तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेटिक में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, क्रोमोप्लास्ट है ब्राइट कलर्स में है जो आपके पास बनाती है, इंडिकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस होती है और स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये इट इज एन इंटरकनेक्टेड चैनल जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक पूरे साइटोप्लाज्म में ये आपके पास फैला होता है। दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए इसका नाम दिया है बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रफ होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो रफ होती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके ऊपर ये बेसिकली आपके पास, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताऊँ, ठीक है, तो ये देखना है, ये जो आपके पास है यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज स्मूथ, और इसलिए यहाँ इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन ये होता है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, एंड इसके अलावा डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल केमिकल जो कि इंटर होते हैं इनटू द सेल, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्गेनली है दैट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस बेसिकली कैमिलियो गोल्जी जो एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसको दिया गया था, ठीक है। और इसमें भी आपके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टरने इसमें होता है, एंड सिस्टरने जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टेक्ड बनाते हैं जिस तरह आपके पास हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये दिस इज सिस्टरने, एंड सिस्टरने ये पूरा आपके पास क्या बनाते हैं? स्टेक बनाते हैं। अच्छा, ये
ओके सो सॉरी वो क्लिक हो गया था, ठीक है। तो सिस्टर ने बेसिकली आपके पास एक पूरा सिस्टम आप क्या बनाते हैं, स्टेक्स बनाते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या होता है, या गोल्जी apparatus का फंक्शन ये होता है कि जो आपके पास ये मॉडिफाई करती है जो मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ठीक है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म से जो भी आप देखें, हमने कहा ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहां से जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीजें आती हैं ये उनको पैक करती है एक से एक लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी वेसिकल्स। और ये आपके पास गोल्जी वेसिकल्स में उनको पैक करके वो आगे जहाँ पे सेल में रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये देखें जो वेसिकल्स आए हैं स्मूथ एंडो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ये क्या करती है, पैक करती है और यहाँ से आगे जहाँ पे ट्रांसफर करना वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्गेनली है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली आपके पास इससे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, और इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि जो वेक्यूल होता है, वेक्यूल बेसिकली फूड स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ ये फ्यूज हो जाती है और वहाँ पे एंजाइम जो है वो रिलीज करके ब्रेक डाउन ऑफ द फूड में हेल्प करती है, ठीक है। ये बताया हुआ है कि लाइसोसोम है, ठीक है, ये आपके पास वैक्यूल है, तो लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे फूड को मतलब ब्रेक डाउन करेगा इनटू डिफरेंट पीसेस, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्गेनली है दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसिकली आपके पास प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल एंड हॉलो एंड सिलिंड्रिकल शेप से ये हमारे पास होती है। जो सेंट्रियोल है उसमें आपके पास 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मीन ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलते हैं, ये देखें ट्रिपलेट हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके पास है और हर सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। और हाँ, एनिमल्स में बेसिकली 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और इसके 2 सेंट्रियोल्स को हम कहते हैं दो कॉल्ड है सेंट्रोसोम। और इनका फंक्शन होता है कि ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सीलिया फ्लैजेला में भी जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वैक्यूल है एंड अनदर ऑर्गेनली। वैक्यूल बेसिकली आपके पास फूड स्टोरेज होती है, जहाँ पे आपके जो सेल के अंदर फूड स्टोरेज होती है बेसिकली, वो सारा कुछ सारा कहाँ पे और होता है, वैक्यूल में और होता है, ठीक है। तो हमने ऊपर कहा कि लाइसोसोम बेसिकली वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है और यहाँ पे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये हमारे पास कुछ सेल स्ट्रक्चर थी और उनके फंक्शंस थे और डिफरेंट हमने चीजें इसमें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये वो डिफरेंस ये आपने देख लेना है। और एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन थी कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। बेसिकली डिफ्यूजन आपने याद रखना है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन कि आप जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मीन्स कि जहाँ पे एक तरफ से कंसंट्रेशन हाई है तो दूसरी तरफ लो है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। लाइक आप देखें रूम में कहीं किसी एक जगह पे कोई चीज स्प्रे करें, कोई परफ्यूम स्प्रे करें, तो वो पूरे आपके पास रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो जहाँ पे आपने स्प्रे किया वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन एरिया है, तो वो जहाँ पे लो है पूरे रूम में वहाँ पे क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। सो दिस इज डिफ्यूजन और इसमें आपके पास कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक और सेकंड चीज ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस जो है basically it is the movement of water molecule across a semi permeable membrane, ठीक है। और ये आपके पास डिपेंड करती है सल्यूट की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। मीन एक साइड पे अगर आपके पास सल्यूट कंसंट्रेशन लेस है तो मूव करेगा वाटर फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है ऑस्मोसिस रेट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, देखें ये एक साइड पे आपके पास ये है, यहाँ पे जो रेड कलर शो कर रहे हैं बेसिकली ये शुगर मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, ये सल्यूट आप समझ लें शो कर रहे हैं। और जो आपके पास ये है दूसरा है, ये आपके पास क्या शो कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखें इस साइड पे आपके पास सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है।
इस साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। हमने कहा ऑस्मोसिस जो है इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है इस साइड पे, टुवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वाटर मूव किया और दोनों साइडों पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑस्मोसिस। और ये आप इसमें तीन तरह की कंडीशंस होती हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक मीन जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे ये देखें सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है तो इसको हम कहते हैं दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ऑस्मोसिस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। और जब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है?